हाय गाइस, दिस इज विशाल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग अगेन। ठीक है, तो आज हम दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी लास्ट लेक्चर आपने देखा, बहुत बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और आपके लिए न्यूज़ है कि आप हमारे जो भी डीपीपीज होते हैं, जो भी लेक्चर होते हैं, इन सब की जो पीडीएफ होती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट विद के सर, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेक्चर की तरफ। ठीक है गाइस, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएं जरूरी नहीं है, लेकिन ओम्स लॉ इस चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज, बहुत ज्यादा। आप आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें कहीं ना कहीं ओम्स लॉ यूज होगा। आप रेजिस्टर पढ़ेंगे, रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, तो वहां भी कहीं ना कहीं ओम्स लॉ यूज होता है। आगे भी ओम्स लॉ यूज होगा जूल्स वगैरह के लॉ में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दिया था ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने। और ओम्स लॉ कहता है कि द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर में से जब कोई करंट फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर वायर में से या कंडक्टिंग वायर में से कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी पोटेंशियल डिफरेंस के। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा बताता हूं। इसका मतलब है कि जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि दो पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी है बड़ी और एक बड़ी छोटी पहाड़ी है नीचे। अगर कोई नदी बहेगी तो इस पहाड़ी से इस पहाड़ी की तरफ बहेगी, आपको पता है, बिल्कुल क्लियरली बहेगी। अब अगर मान लो इन दोनों पहाड़ियों के बीच का डिफरेंस मैं बढ़ा दूं, एक पहाड़ी यहाँ है और दूसरी यहाँ है, तो आपको नहीं लगता कि इस बार जो पानी बहेगा वो बहुत ज्यादा तेज बहेगा? मतलब कि जो फ्लो होगा वो बहुत ज्यादा तेज होगा। कभी सोचा है कि ये पहाड़ी का फ्लो जो होगा वो थोड़ा सा कम होगा इसके कंपेयर में, इसका फ्लो ज्यादा होगा इसके कंपेयर में? रीजन, क्योंकि आपको ज्यादा डिफरेंस मिल गया ना, ज्यादा डिफरेंस मिल गया। उसी तरीके से अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट फ्लो भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट फ्लो, समझे? और यही कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जितना ज्यादा उनके बीच में डिफरेंस होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसमें करंट कैसा फ्लो होता है, कितना तेज फ्लो होता है। ठीक है, तो इसी पर हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसे लिखेंगे V इज इक्वल्स टू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही है कि दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, दो चीजें एक दूसरे के साथ चलती हैं। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। देखो V इज इक्वल्स टू आई आर। अभी आई आर कहां से आया? देखो, जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेकर के आते हैं, और ये जो कांस्टेंट है वही यहां पर आर है। आर, आर क्या है? एक टाइप का कांस्टेंट। आर अगर कांस्टेंट है तो आप कहोगे सर ये आर कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट है? क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है? यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब हर टाइम पे कांस्टेंट है या नहीं है? सिंपल, हर चीज पे ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है? नहीं। देखो, आर सिर्फ यहां पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है किसी भी तरीके से। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है अलग अलग चीजों के हिसाब से। एक बल्ब का रेजिस्टेंस अलग हो सकता है, यानी कि आर अलग हो सकता है। एक ट्यूबलाइट का आर अलग हो सकता है, किसी भी अप्लायंस का आर अलग हो सकता है। तो आर सिर्फ इस केस में कांस्टेंट है, सब केसेस में कांस्टेंट नहीं है। हर एक अलग अलग चीज के लिए आर अलग अलग हो सकता है। अब ये आर है क्या सर? आपने कहा आर 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 कांस्टेंट है, ये है वो है। तो आर है हमारे पास में रेजिस्टेंस, आर है हमारे पास में रेजिस्टेंस। आर हमेशा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। अगर कोई चीज किसी को रोक रही है तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है,
अगर मैं पानी को फ्लो होने से रोक रहा हूं तो मैं रेजिस्टेंस का काम कर रहा हूं पानी के लिए। उसी तरीके से जब हम ओम्स लॉ के अंडर रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, इसका मतलब है ये करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं। अगर करंट को फ्लो होने से कोई चीज रोकती है तो उसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। चमका? चलो आगे चलते हैं। देखो रेजिस्टेंस असल में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है एक प्रकार की, हम कह सकते हैं ये है एक रुकावट। कहोगे सर ये रुकावट क्या होती है? देखो रुकावट मतलब कि जैसे पानी बह रहा है और उसके बीच में हमने छोटी सी चट्टान डाल दी। अब पानी तो बह रहा है लेकिन उस चट्टान की वजह से पानी अब स्लो बह रहा है, पानी में थोड़ी सी कमी आई है, धीरे धीरे बह रहा है, अब वो बहुत तेज नहीं बह रहा है। तो ये रुकावट ही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर से जनरली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस के बारे में लिखें तो इट्स अ बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रेवल थ्रू कंडक्टिंग वायर्स। इसका मतलब क्या हुआ बताता हूं। बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बैरियर क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो बहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो जो बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टू ट्रेवल, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने से ये बैरियर का काम करेगा, यानी रोकेगा। इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने से जो रोकेगा थ्रू कंडक्टिंग वायर, यानी कंडक्टिंग वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को बहने से रोकेगा वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को नापने के लिए या मापने के लिए या उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा यूनिट यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग ओम। वाई ओम? क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले बताया था ओम नाम के साइंटिस्ट ने, तो उन्हीं के नाम पर हमने रख दिया ओम। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा ओम। अब अगर आप कहीं भी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे 1 2 10 12 13 14 कुछ भी लिखो, अगर कितनी भी लिखोगे तो उसके पीछे आप लगाओगे ओम। ओम क्या है? रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट मतलब हर जगह उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, आपका स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं। और रेजिस्टेंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजिस्टेंस कांट बी जीरो। अब आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर किसी करंट कैरिंग वायर में कोई चीज लगी है और वो अपने थ्रू सारा का सारा करंट पास कर दे तो क्या वो रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई भी आइडियल चीज नहीं बनी है जो सारा का सारा करंट किसी भी चीज के थ्रू पास कर दे। इसीलिए रेजिस्टेंस कांट बी जीरो। अगर आपने किसी वायर के बीच में कोई भी चीज लगाई है, कोई भी रेजिस्टेंस लगाया है, तो रेजिस्टेंस कभी भी पूरी तरह से जीरो नहीं हो सकता। हो सकता है बहुत माइन्यूट रेजिस्टेंस हो जिसको हम लोग गिनते भी नहीं है, हिंदी में कहते हैं नगण्य, जिसको हम गिनते ही नहीं है, उस चीज को नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हो सकता है लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इस चीज का ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा जनरली। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर स्ट्रेट वायर है और हमने कह दिया रेजिस्टेंस जीरो तो मान लेना जीरो, लेकिन असल में जीरो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको समझ में आया रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रकार की रुकावट है जो किसी भी चीज के थ्रू हो सकती है। जैसे कोई अप्लायंस लगाया गया, किसी वायर के बीच में कोई बल्ब लगा दिया गया, किसी वायर के बीच में आपने कुछ भी ऐड किया है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास में रेजिस्टेंस के साथ में हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से देखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब सर आपने रेजिस्टेंस तो बता दिया कि रेजिस्टेंस कितना भी हो सकता है, उसके पीछे साइन यूनिट लगाएंगे हम लोग ओम। ठीक है सर, सब कुछ समझ में आ गया कि आगे क्या करना है क्या था। लेकिन एक बात बताओ, रेजिस्टेंस भी आपने कहा कि अलग अलग चीजों का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस कुछ चीजों पे डिपेंड करता ही होगा, कुछ चीजों पे रेजिस्टेंस हमेशा डिपेंड करता ही होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, कुछ तो होगा सर। मैं बताता हूँ, देखो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, मतलब कि जिन पर ये डिपेंड करेगा, वो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास में लेंथ। लेंथ ऑफ वायर, ऐसा नहीं किसी चीज की लेंथ। लेंथ, अगर आपने कोई भी वायर लिया है उसकी लेंथ कितनी है इस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कैसे? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब आप कहोगे ऐसा कैसे?
जब भी किसी करंट कैरिंग वायर की लेंथ बढ़ा दोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अब देखो, जितना लंबा रास्ता होगा, आपको नहीं लगता उतने ही ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं किसी भी गाड़ी के टकराने के? या फिर आपको नहीं लगता कि जितना लंबा रास्ता होगा, जितनी लंबे रास्ते होंगे, उतना ही ज्यादा चांस हो जाएगा कि कहीं धक्का मुक्की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जितना ज्यादा लंबा रास्ता होगा, ठीक है, तो जितनी लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखो, तो पहला फैक्टर हो गया कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। अगला फैक्टर देखो, अगला फैक्टर है हमारे पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब सर कहोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? देखो, अगर मैं इस वायर को यहां से काट दूं तो इस एरिया के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी किसी एरिया को काट दिया, उसके उससे कौन सी चीज कितना फ्लो हो सकती है, उसे कहते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है कि इसका जो एरिया होगा, जितनी जगह इसने घेर रखी है, उसको क्या कहेंगे, उस चीज को, कि उसे कहेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। इसका मतलब अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इस वाले एरिया को कम रखना होगा। इस वाले एरिया को क्या करना होगा? कम रखना होगा। कैसे? जैसे मान लो कि एक बड़ा रास्ता है और एक छोटा रास्ता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाम की गाड़ी को आगे जाना होगा तो इस बड़े रास्ते में इनके टकराने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या फिर इस छोटे रास्ते में इनके टकराने के चांसेस ज्यादा रहेंगे? आपको खुद पता है, इस छोटे रास्ते में इनके टकराने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसका मतलब कुछ समझे? इसका मतलब है कि इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी कि जो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे? जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो दो चीजें डिपेंड कर गई, लेंथ के बारे में पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के बारे में पता चल गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आता है हमारे पास में मटेरियल ऑफ वायर। देखो, चाहे तुम कितने ही लंबा वायर ले लो, चाहे तुम कितना ही एरिया वाइज कितना ही बड़ा वायर ले लो, लेकिन अगर उसका मटेरियल ही सही नहीं है, सपोज आपने इंसुलेटिंग वायर ले लिया, अब आप कितना ही लंबा वायर ले लो या कितना ही पतला वायर ले लो, कितना छोटा कितना बड़ा वायर ले लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसलिए मटेरियल के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने की क्या, ये जो मटेरियल है, और मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को पास होने देता है, कितने इलेक्ट्रॉन को नहीं पास होने देता। वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाता है। उसी टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रोक पाने की क्षमता, यानी किसी चीज को रोकने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। और किसी चीज को रोकना का नंबर, यानी कितना रोक पाएगा, उसे कहेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। इनके बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। देखो, रेजिस्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो अलग अलग मटेरियल का रो अलग अलग होगा। रो इस तरीके से लिखा जाएगा, रो से हम लोग अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आखिरी फैक्टर है हमारे पास में टेम्परेचर। देखो, ये तीनों चीजें तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में यूज की जाती है, लेकिन टेम्परेचर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हम आइडियली लेते हैं कि टेम्परेचर फिक्स है हमारे पास, लेकिन टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, कंडक्टर में। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। चारों चीजें समझ में आ गई कि कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे? लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल ऑफ वायर और टेम्परेचर। डन, आगे चलते हैं। अगला अगला है हमारे पास में, इसके बाद है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो, रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो हम साथ में लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू
लेंथ अपॉन एरिया, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया में प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम इज इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर रो। रो मतलब अभी पढ़ा था हमने रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वो कांस्टेंट है जहां पर काम आता है, तो लेंथ अपॉन एरिया। इस फॉर्मूला को आप रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इस पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कभी कभी वो लेंथ के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस दे देगा, कभी कभी वो एरिया के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन दे देगा, कभी कभी वो रेजिस्टिविटी के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला समझ में आया कि फॉर्मूला कैसे बना। जब भी हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो था दो चीजों पे डिपेंड करता था, लेंथ और एरिया पे, एक पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए था और वो कांस्टेंट था रो, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैंने अभी बोला। क्वेश्चन ये है कि इफ वी स्ट्रेच अ लेंथ ऑफ वायर 2 टाइम्स, मतलब कि पहले आपके एक वायर ऐसा था, इस वायर की लेंथ L थी, अब हमने उसे स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को हमने कर दिया 2L, तो आप बता सकते हैं कि उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। आप बता सकते हैं उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। 1 मिनट का टाइम लो, चाहो तो वीडियो पॉज करके फिर सोच करके देखो कि क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसमें क्या चेंजेस आएंगे। लो आराम से करके देखो और वापस आ सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड लेसन है। ठीक है, चलो देखो लेंथ हमारे पास L थी, उसके बाद में 2L लेंथ कर दी, तो आपको लगता है उसको स्ट्रेच करके खींचा गया होगा, तो लेंथ तो डबल हो गई। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है। जब भी लेंथ डबल करोगे, मटेरियल तो वो का वही था, इसका रो भी सेम होगा, सेम ही चीज थी। ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी चीज को खींचा और वो कोई और मटेरियल बन गया। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपने आयरन की रोड को खींच करके गोल्ड बना दिया, या ऐसा हो नहीं सकता आपने किसी भी एल्यूमिनियम की रोड को खींच करके उससे सिल्वर बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती थी। चलो देखो, एरिया इसका A था और लेंथ इसकी L थी। यहां पर लेंथ अगर इसने दुगनी की है तो आपको नहीं लगता कि इसको स्ट्रेच करने की वजह से इसका एरिया भी कम हो गया होगा। देखो इसका जितनी इसकी लेंथ दुगनी हुई है, इसका एरिया भी उतना ही कम हो गया होगा। अगर इसकी लेंथ 2 टाइम्स हो गई तो एरिया इसका हाफ हो गया। क्यों? क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है, सेम ही चीज है, रॉड तो रॉड ही थी इतनी बड़ी। अगर ये वायर इतना ही था तो ये वायर को अगर तुम लंबा करोगे तो इसका जो एरिया होगा वो भी कम हो जाएगा। तो देखो यहां पर अगर इसका रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, देखो रो L अपॉन A। ठीक है, डन। इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, मतलब R डैश, नया R लेना है ना, R डैश। R डैश निकलेगा, देखो रो और लेंथ कितनी थी 2L और एरिया कितना था A/2। देखो अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, इससे क्या बनेगा, R डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 रो L अपॉन A। ये रो L अपॉन A कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? ये रो L अपॉन A ही R है। क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि R डैश इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R। डन। अब आपको समझ में आया कि नया रेजिस्टेंस पुराने के कंपैरिजन में कितना होगा। अगर आपको इनका रेशियो चाहिए तो वो आएगा 4:1, इतना ही रेशियो आएगा 4:1। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूला के ऊपर एक सवाल भी कर लिया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी पढ़ लिया। फॉर्मूला याद रखना, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और मोस्ट पॉसिबली कि शायद इस साल इससे कोई सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास में रेजिस्टिविटी। कोई बात नहीं, रेजिस्टिविटी हम लोग बता चुका हूं, लेकिन रेजिस्टिविटी दोबारा देखो। रेजिस्टिविटी एक टाइप की प्रॉपर्टी है, मैंने आपसे कहा था रेजिस्टेंस एक अलग चीज है और रेजिस्टिविटी एक अलग चीज है। रेजिस्टेंस जो है वो एक नंबर है कि इतना रेजिस्टेंस होगा तो इतना रोकेगा। रेजिस्टिविटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की। अलग अलग मैटर में अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज, ये फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो
इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। अब आप कहोगे सर ये ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट कैसे आई? मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखो हमारे पास में फॉर्मूला था रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यही था, सबको दिख रहा है? देखो अगर मैं यहां से रो निकालूं तो कितना आएगा? रेजिस्टेंस इंटू ए अपॉन एल। क्या मैं इनके यूनिट रख सकता हूं? देखो आर का यूनिट है ओम, ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। अब 1 मीटर से 1 मीटर तो कट गया, हमारे पास क्या बचा? ओम मीटर। क्या यही तो बताया था हमने यहाँ पे? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? ओम मीटर ही तो है। आ गया? हम तो जीनियस है सर, मजा, ताली बजाओ अपने लिए। चलो देखो अब आता है हमारे पास में इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। मटेरियल अलग अलग होंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। अलग अलग धातुओं की, अलग अलग मेटल्स की, अलग अलग कंडक्टिंग वायर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो अलग अलग हो सकती है और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेजिस्टिविटी हो सकती है। किसी की ज्यादा, किसी की कम, किसी अलग टेम्परेचर पे ज्यादा, किसी अलग टेम्परेचर पे कम। ठीक है, चलो अब ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि 3 टाइप के मटेरियल है, कंडक्टर है, एलॉयज हैं और इंसुलेटर्स हैं। देखो हमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना है, यानी कि करंट को कम से कम करना है। इसका काम, रेजिस्टिविटी का काम क्या है? अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को रोकना है तो कंडक्टर में तो सबसे ज्यादा चार्ज बहता है। कंडक्टर में सबसे ज्यादा चार्ज बहेगा तो बताओ उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? बहुत ज्यादा लो। जितना कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, इसलिए अच्छे कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमेशा लो रहती है। ठीक है, अगली चीज सुनो। अगली चीज है हमारे पास एलॉयज। एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होगी वो कंडक्टर से तो थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होगी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बह ही ना सके, करंट ही ना बह सके, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी होगी थोड़ी सी मीडियम। लास्ट आती है हमारे पास में इंसुलेटर्स। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी इतनी हाई होती है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का बहना या किसी चार्ज का आगे जाना ही पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, कंडक्टर जिनकी रेजिस्टिविटी सबसे लो, एलॉयज जिनकी मीडियम रेजिस्टिविटी, और सबसे लास्ट में आते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी इतनी हाई होती है कि उसमें से किसी भी चार्ज का आगे जाना पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया। अब आता है आपसे एक सवाल पूछा जाता है, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, कुछ प्रीवियस में भी ये सवाल पूछे गए हैं कि अगर आपको V और I ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? V और I ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इस ग्राफ के बेस पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। इस ग्राफ के बेस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्लोप क्या बताएगी। इसकी स्लोप क्या बताएगी? ऑब्वियसली अभी हम पढ़ते हैं कि इसकी स्लोप बताएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। कैसे बताएगी बताता हूं। देखो हमने y एक्सिस में रख दिया है v, क्योंकि v I ग्राफ है, और x एक्सिस में रख दिया है हमने I यानी कि करंट x एक्सिस में। देखो ध्यान से, जब y एक्सिस में v है और x एक्सिस में I है, तो इनका रिलेशन ही हमें बता सकता है कि इसका स्लोप कैसा बनेगा। देखो जब आपने पढ़ा होगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, तो हमारे पास ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या आता है हमारे पास में? ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने का मतलब है कि v और i भी एक दूसरे की प्रोपोर्शनल हैं। वैसे तो जैसे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है, इसी तरीके से v और i भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारे पास में ग्राफ आया है एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है इसका जो स्लोप है वो यही स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। देखो v बराबर होता है IR, कौन सा लॉ है? ये है ओम्स लॉ। ये कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। मैंने आपको बोला था ओम्स लॉ बहुत काम आएगा, आगे काफी चीजों में काम आता है ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ काम आएगा इसमें, तो v इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो R की वैल्यू आएगी v अपॉन I, और आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? y अपॉन x।
ऐसे तो निकालते हैं स्लोप। तो इसका स्लोप आपको क्या प्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस। क्या प्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा इसका स्लोप। अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इसका जो स्लोप है वो हमें बता देगा कि कितना रेजिस्टेंस आएगा। सवाल सीधा सीधा नहीं पूछा जाता कि इसका स्लोप है तो रेजिस्टेंस निकालो, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं पूछा। वो सवाल पूछेंगे, अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर ये एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस आता है हमारे पास में R2। अब आपसे पूछा जाता है इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R1 या R2। सोचो, दिमाग लगाओ, R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या R2 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो सर, इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा कम है, इसका स्लोप है थोड़ा सा कम, इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर इसको A मान लूं और इसको B मान लूं तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, B का स्लोप ज्यादा है। अगर स्लोप B का ज्यादा है स्लोप A के कंपैरिजन में, अगर स्लोप B ज्यादा है स्लोप A के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब होगा सर जो B वाला रेजिस्टेंस है मतलब कि R2 वो ज्यादा होगा सर R1 से। चमका। देखो, जब भी हम ऐसा ग्राफ पढ़ेंगे तो इस ग्राफ को पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि वी आई ग्राफ है, वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, सिंपल। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू आई आर, तो r का वैल्यू आ गया v अपॉन आई, और हमें पता है कि स्लोप भी क्या होता है, y अपॉन एक्स होता है। या फिर डायरेक्टली देखो, स्लोप निकालना है तो y अपॉन एक्स होता है, y में क्या है v और x में क्या है i, तो v अपॉन आई असल में क्या होता है, कौन से ओम के फॉर्मूला से हमने पढ़ा था, v अपॉन आई होता है हमारे पास में r। तो r निकल के आ गया हमारी स्लोप, और r होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बारे में हमसे सवाल पूछेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है कौन सा रेजिस्टेंस कम है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है वो रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जिसकी स्लोप कम है वो रेजिस्टेंस कम है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब आता है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछे जाते हैं और आगे आने वाली क्लासेस में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास में द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब हमारे पास में 2 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं, 10 रेजिस्टर्स हैं, उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से ऐड किया जाए कि जो हमारे पास नया रेजिस्टर्स बन के आए, या फिर इनके इक्विवेलेंट कोई रेजिस्टर्स बने, या फिर कह सकते हैं उन रेजिस्टर्स के बराबर का कोई रेजिस्टर लगाया जाए तो उसकी एक निश्चित वैल्यू निकल के आए, ऐसा। अब हमारे पास जनरली रेजिस्टर्स को लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। आपको रेजिस्टर्स को लगाने के हमेशा 2 तरीके मिलेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में 2 तरीकों में पहला तरीका है सीरीज, और उसी का दूसरा तरीका है पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पहला तरीका है सीरीज और दूसरा तरीका है पैरेलल। सीरीज का मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसे एक वायर होता है, उसमें लगातार बल्ब लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो वो किस में लगे हैं, सीरीज में। और आपने कभी देखा होगा कि कभी कोई भी चीज एक दूसरे के साथ चल रही है, एक देखो 1 2 3, तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, पैरेलल है। तो अगर कोई भी रेजिस्टर्स एक दूसरे के एक ही लाइन में, यानी एक ही तार से जुड़े हुए सारे रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सीरीज में। और अगर मान लो कि 3 अलग अलग या 4 अलग अलग तार में एक एक रेजिस्टर्स लगाया जाए तो उसे हम कहेंगे पैरेलल। ठीक है, अब देखो ये हम समराइज करते हैं कि ऐसा दिखता है हमारा सीरीज वाला कि 1 2 3, लेकिन सारे एक ही तार से जुड़े हैं। अगर एक ही तार से जुड़े हैं तो वो सीरीज। ठीक है, चलो बताता हूँ सीरीज में क्या होगा। सीरीज की सबसे खास बात है कि इसमें जो करंट होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब सर ये आप बताओ सर, ये करंट है तो सही, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो करंट का क्यों चेंज नहीं हुआ। करंट चेंज होने ना होने के पीछे रीजन है कि जो वायर है वो सेम है। वायर क्या है, सेम। अगर वायर सेम है तो रेजिस्टर्स के होने के बाद करंट नहीं बदलेगा, कुछ भी हो। अगर वायर सेम है, एक ही वायर में करंट बह रहा है तो वो करंट नहीं बदलेगा, सिंपल।
इसमें करंट तो हमेशा सेम रहेगा। अब देखो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल तरीके से लगाए जाएंगे अलग अलग रेजिस्टर्स, यानी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में लगाए जाएंगे। अब ये पैरेलल में लगाने का मतलब है कि यहाँ पर जो करंट कैरिंग वायर है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर आ रहा था आई करंट, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3। देखो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट तो सेम नहीं रह सकता, लेकिन इस पॉइंट पर वोल्टेज और इस पॉइंट पर वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। मतलब इस वायर में जो वोल्टेज होगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, देखो सीरीज में जो होगा वोल्टेज डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा मतलब जैसे इन दोनों के बीच में अगर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो यहाँ पर एक अलग वोल्टेज आएगा V1, यहाँ पर अगर एक वोल्ट मीटर लगा दूं तो यहाँ पर एक अलग वोल्टेज आएगा V2, यहाँ पर एक अलग वोल्टेज लगा दूं तो यहाँ पर अलग वोल्टेज आएगा V3। ऐसा, इसे कहते हैं सीरीज। सीरीज में ऐसा होता है कि करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होंगे, और टोटल वोल्टेज क्या होगा, जो इस बैटरी का वोल्टेज होगा। सिंपल। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, समझे। टोटल जो V है वो बराबर होगा V1 के, V2 के और V3 के। अब देखो अगर हम लोग यहीं पे ओम्स लॉ लगा दें तो क्या होगा, यहां पर अगर हमने ओम्स लॉ लगाया तो V होता है IR, हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR, यही पढ़ा था। तो V की जगह क्या हम IR लिख सकते हैं, तो I तो सब में कॉमन है, I तो इसमें कॉमन है, क्यों, क्योंकि I करंट हमेशा इसमें सेम रहेगा, तो I तो कॉमन है। लेकिन जो ये R है, ये R कौन सा वाला R है, क्या ये वाला R1 है, ये वाला R2 है या R3, ऐसा कुछ है नहीं, ये है टोटल, या फिर कह सकते हैं इसको इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब कि अगर इसे हटा दूं, बाकी सारे रेजिस्टर्स को हटा दूं तो उसकी जगह इसको लगाया जा सकता है, तो आर टोटल को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो अगर V1 की वैल्यू क्या आएगी, करंट तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस कितना, R1। V2 की वैल्यू क्या आएगी, करंट तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस R2। V3 की वैल्यू करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू R3। आगे चलो, तो हमने यहां से I और I को कॉमन लेकर के काट दिया। कैसे, अगर इनमें देखोगे तो IR बराबर I को कॉमन लेके R1 R2 प्लस R3। देखो अब ये I और ये I तो एक दूसरे को कट देंगे, हमारे पास बचेगा R टोटल। R टोटल की वैल्यू आएगी हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया हमारे पास सीरीज में किसी भी 2 3 4 5 10 कितने भी सीरीज में आप कितने भी रेजिस्टर्स लगा लो उनकी वैल्यू आर टोटल ऐसे निकाली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी कि अगर मान लो कि 2 रेजिस्टर्स लगे हैं तो दोनों को सीरीज में जोड़ दिया है, सीरीज में जोड़ने के बाद बस उनके रेजिस्टर्स की वैल्यू को सीधा सीधा ऐड कर दो तो वो तुम्हारे पास में आर टोटल निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास में क्या है, पैरेलल। पैरेलल में ऐसा होता है कि वोल्टेज सेम होता है, मैंने तुम्हें बता दिया वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली वोल्टेज में सेम ही वोल्टेज वो कैरी करता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन करंट जो होता है वो डिवाइड होता है इसमें। क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक वायर था, उस वायर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो करंट भी तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पर करंट सेम क्यों था कि वायर सेम था, वायर में कोई डिवाइडेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट डिवाइड होता है क्योंकि वायर डिवाइड हो जाता है I1 I2 और I3 में। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि I इज इक्वल टू टोटल I कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 कह सकते हैं सर, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की जगह हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, तो हमने यहीं पे देखा कि I की वैल्यू निकाली जा सकती है V अपॉन R। ठीक है, तो क्या मैं I की जगह V अपॉन R रख दूं, तो V क्या है यहाँ पर, यही वोल्टेज,
वोल्टेज सेम रहता है लेकिन रेजिस्टेंस तो चेंज होगा। ये रेजिस्टेंस कौन सा वाला है, इसमें डिस्कस किया था ना हमने, रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट वाला, यानी कि आर टोटल, इनको हटा करके ये वाला रेजिस्टेंस लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आर टोटल वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू, इनकी वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू I1। तो I1 का मतलब V अपॉन R1, I2 का मतलब V अपॉन R2, I3 का मतलब V अपॉन R3। डन। ठीक है, अब आपको पता है कि V कॉमन लिया जा सकता है। कैसे? V कॉमन लेके 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कह सकते हैं हम लोग। देखो अब V से V कैंसिल हो गया तो हमारे पास में आया 1 अपॉन R टोटल, 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये क्यों नहीं है, ये 1 है। ठीक है, 1 अपॉन R3। डन। अब देखो हमने सीरीज और पैरेलल दोनों पढ़ लिए। सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया R टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, जब भी सीरीज में कोई चीज लगी होगी या रेजिस्टेंस लगे होंगे तो वहां पर आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है, और जब भी पैरेलल में कोई चीज लगी होगी या रेजिस्टेंस लगे होंगे तो उसमें फॉर्मूला ये वाला लगाना है। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस हो गया था। इसके बाद में हमारे पास में आती है कुछ ट्रिक्स। ये बहुत जरूरी है। ट्रिक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। टाइम वेस्ट ना करो से देखो, ट्रिक्स में दो ही चीजें तुम्हें पढ़नी है। पहली चीज है हमारे पास में इफ द n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब कि ऐसा सोचो कि आपसे उसने कह दिया कि सर 1 2 3 4 तो आप सॉल्व कर लेते हो। मान लो कि हमने 1000 रेजिस्टर्स लगा दिए, हो सकता है 1500 लगा दिए हो सकता है हमने 5000 लगा दिए हो। अब उनको कैसे गिनोगे? देखो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, देखो सबसे अच्छी ट्रिक है कि हमने अगर मान लो एक रेजिस्टर लगाया, 2 रेजिस्टर्स लगाए, मान लेते हैं कि 2 लगाए, इनका वैल्यू निकालो। मान लेते हैं कि ये भी R था और ये भी R था, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले तो तुम करोगे 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इतना झंझट कौन करेगा? सिंपल सी बात है। आप तो एक इसकी वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि अगर यहाँ पर 2 लगे हैं, सेम रेजिस्टर्स कितने लगे हैं? 2, वो भी पैरेलल में, तो इसको R/2 कर दो। सिंपल। कैसे? इसका मतलब फॉर्मूला बन के आता है हमारे पास में कि अगर कितने रेजिस्टेंस लगे हैं यहाँ पर, देखो कितने रेजिस्टेंस लगे हैं? n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हैं। n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब हमारे पास में इसका फॉर्मूला बन करके आएगा R/n। बस बात खत्म। 4 लगे हैं तो R/4, 5 लगे हैं तो R/5। ठीक है, डन। अब देखो R की वैल्यू वो कोई सेम वैल्यू भी दे सकता है, X भी दे सकता है, A भी दे सकता है, B भी दे सकता है, कुछ भी। अगर X दिया है तो X/n, Y दिया है तो Y/n। जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दिए हैं उनको बस नीचे डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो तो पहली ट्रिक तो हो गई हमारे पास ये। दूसरी ट्रिक है इफ 2 रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड पैरेलल। मतलब कि हमारे पास सिर्फ 2 ही रेजिस्टर्स हैं। ये वाले देखो 2 रेजिस्टर्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो उनका इक्विवेलेंट यानी R टोटल कैसे निकालोगे? सर हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इससे निकालेंगे। सिंपल सी ट्रिक है, तुम तो बस डायरेक्ट याद रखना R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सपोज देखो अब इसको करके भी देखते हैं। मान लेते हैं कि ये 3 है और मान लेते हैं कि ये 6 है। कितना है? ये 3 और ये 6। ठीक है, देखो अगर ये 3 है और ये 6 है, 3 ओम और ये 6 ओम, यानी कि 3 ओम एंड 6 ओम। देखो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को डायरेक्ट लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। कितना हो गया? 3 इंटू 6, 6 3 18 और 3 प्लस 6 कितना हो गया? 9। आंसर इज 2। अब इस ट्रिक में 2 ट्रिक्स थी।
कि हमेशा आपसे 3 और 6 बहुत बार पूछा जाता है, तो उसका सीधा सीधा लिख देना कि 2 ओम होता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और अगर आपसे डायरेक्टली ना पूछा जाए, कोई और नंबर दे दिया जाए, तो आप अगर 2 ही दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर अगर 2 ही रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर मैं 2 और 4 दे देता तो 2 इंटू 4 यानी कि 8 और 2 प्लस 4 यानी कि 8 अपॉन 6। डन। ऐसे बहुत फास्ट किया जा सकता है कैलकुलेशंस को। चलो, तो 2 ट्रिक्स हमने पढ़ ली, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया, ट्रिक्स पढ़ ली। अब आता है हमारे पास में कुछ सवाल, 2 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए करवाना जरूरी है। ठीक है, अब सवाल ये है, देखना सवाल ध्यान से सुनना, ये सबसे लास्ट चीज है आज के लेक्चर की। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी कि एक आर रेजिस्टेंस का वायर का पीस है, इसका रेजिस्टेंस कितना है आर। ठीक है, कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया, 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, देखो these parts are connected in parallel, मतलब कि ये r/4 है, ये भी r/4 है, ये भी r/4 है और ये भी r/4 है। बराबर पार्ट्स में काटा ना, इक्वल पार्ट्स में। हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ऐसे, मतलब हर एक की वैल्यू r/4, ये भी r/4, ये भी r/4, ये भी r/4 और ये भी r/4। अब आपसे पूछा गया इसके कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालो, मतलब कि आपसे पूछा गया है आर टोटल क्या होगा। आर टोटल कैसे निकालोगे, हमने अभी ट्रिक पढ़ी थी, आर अपॉन एन। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 और 4 रेजिस्टेंस लगे हुए, तो सीधा सीधा कर दो। आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ पर, आर की वैल्यू है r/4 अपॉन नीचे एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली r/16 हो गया, r/16 हो गया, और यही इसका आंसर। सिंपल, कितना जल्दी हो गया, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में कंप्लीट हो गया बिल्कुल। अब इसको करते अगर आप ऐसे, तो r/4 प्लस r/1 अपॉन r/4 1 अपॉन r/4 1 अपॉन r/4 को 4 बार जोड़ते, फिर उसको उल्टा करते तो उसमें निकल के आता, आंसर आ गया सीधा का सीधा। कोई टेंशन नहीं, बहुत जल्दी फास्ट आंसर करना है आपको, और जितना जल्दी हो सके अपना टाइम भी बचाना है, और ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हमारे पास में आज का आखिरी स्लाइड या आखिरी सवाल कह सकते हैं। देखो आखिरी सवाल ये है हमारा, जो इम्पोर्टेंट सवाल भी है, बहुत बार पूछा भी गया है कि ऐसे ही सवाल कुछ पूछे जाते हैं वहां पर कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स, यानी 176 ओम के रेजिस्टर्स लगाने इन पैरेलल में लगाने, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। इसका कहने का मतलब है कि एक 220 वोल्ट की 5 एम्पियर करंट वाली एक लाइन है, उसमें कितने पैरेलल में 176 ओम के रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे कि हमारा काम चल जाए, मतलब बराबर हो जाए। मतलब हमें आई दे रखा है, यहां पर इन्होंने क्या दे दिया है हमें, आई, यहां पर इन्होंने दे दिया हमें वोल्टेज V, और हमें हर एक रेजिस्टर्स की वैल्यू निकालनी है, हर एक रेजिस्टर्स की वैल्यू दे रखी है, और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू इसके इक्वल करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं बताता हूँ कैसे करना है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। देखो आई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 5 एम्पियर, हमारे पास में वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट। ठीक है, लिख लिया हमने। अब देखो, अब इनके थ्रू जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आना चाहिए, देखो इनके थ्रू जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है, तो R बराबर V अपॉन I होता है। V कितना है हमारे पास में 220 और I कितना है हमारे पास में 5, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 44 ओम। अब ये जो 44 ओम आया है ना, ये है हमारा R टोटल, या कह सकते हैं R इक्विवेलेंट, यानी कि इनसे जो रेजिस्टेंस आएगा वो टोटल इतना आएगा,
मतलब इतना रेजिस्टेंस आना चाहिए। 176 के इतने पैरेलल्स लगाओ, कितने भी, वही पूछ रहा है कि कितने पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाओगे 176 ओम के कि ये वैल्यू आ जाए। अब इसकी ट्रिक है हमारे पास में, देखो अभी तो बताई थी। मान लेते हैं कि 176 ओम का रेजिस्टर्स लगाएं। ऐसे कितने रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे कि 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाए 44। अब देखो अगर ये पैरेलल नहीं भी लिखता तो भी हमें समझ में आ जाता है कि पैरेलल लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सीरीज में लगाएंगे तो 176 को 176 से ऐड करेंगे तो ये कभी भी 44 नहीं हो सकता, मतलब वैल्यू कम नहीं हो सकती। इसलिए अगर वैल्यू कम है तो इसका मतलब इनको पैरेलल में ही लगाया गया। वो तो उन्होंने पहले लिख करके दे दिया कि पैरेलल में लगा है, लेकिन आपको भी समझ जाना है कि पैरेलल में लगा है। ठीक है, आपको भी अपना दिमाग चलाना है। देखो अब हमारे पास में ट्रिक थी R बाई एन इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। डन। अब देखो R क्या है इसमें 176, n का वैल्यू हमें निकालना है और यहाँ पर R इक्विवेलेंट है हमारे पास 44। तो क्या हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं? n इज इक्वल्स टू 176 डिवाइड बाई 44। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। यानी कि कितने रेजिस्टर्स की जरूरत है हमें? सिर्फ और सिर्फ 4 रेजिस्टर्स की जरूरत है 176 ओम के। 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स चाहिए? सिर्फ 4 रेजिस्टर्स चाहिए 176 ओम के। ये आ गया हमारे पास में n की वैल्यू। इसका मतलब 4 रेजिस्टर्स ही काफी हैं 176 ओम के इस 5 एम्पियर करंट को 220 वोल्ट की लाइन में फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा डन हो गया। देखो अगला है हमारे पास में, सब खत्म। थैंक यू। देखो आज की क्लास बिल्कुल डन, बहुत ही अच्छे से खत्म की हमने। बहुत सारी चीजें आपने सीखी, बहुत सारी प्रैक्टिस भी आपने की होगी साथ के साथ में। इसी तरीके से आप मेरे साथ आगे चलते रहिए। हम आपका पूरा सिलेबस इसी तरीके से कवर कराते जाएंगे। कुछ शॉर्ट कुछ लॉन्ग ऐसे अलग अलग टाइप के वीडियोस भी आपके पास मिलते रहेंगे। और सबसे ज्यादा थैंक यू मैं कहना चाहूंगा जो लोग शुरुआत से लेकर अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, बिल्कुल उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरा लेक्चर देखें और एंड तक आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर इससे कुछ बेहतर किया जा सकता है या आपके कोई सजेशंस है या फिर कह सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शंस में। ठीक है, आपको उसके जवाब मिलते रहेंगे। और आज की क्लास यहीं तक थी। आपको कैसा लगा जरूर बताएं और बने रहिए हमारे कॉन्सेप्ट विद के सर के चैनल के साथ में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें इससे अपना आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशंस में।